निम्नलिखित में से किसने भारत का उपराष्ट्रपति पद संभाला है? ये 4 राष्ट्रपति हैं: मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी और शंकर दयाल शर्मा। आपको बताना है इनमें से कि कौन है जो भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। बताइए क्या आंसर रहेगा? कौन कौन रहे हैं? 1 और 4। 1 और 4 भारत क्या रहे हैं? और मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में आपको पता ही है, न्यायाधीश से राष्ट्रपति बनने वाले भारत के पहले व्यक्ति भी थे। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति थे। शंकर दयाल शर्मा के बारे में आपको पता ही है। आगे लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्ति, निगम, अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है, मतलब आबद्ध मतलब वो बंधा हुआ उससे, उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाली रिट को क्या कहते हैं? अधिकार परीक्षा, अंग्रेजी में नाम लिखा हुआ है सबका। बताइए कि कोई व्यक्ति काम करने के लिए पाबंद है कि इसको ये काम करना है, लेकिन वो काम कर नहीं रहा। वो काम, जैसे आपको आपके घर वाले पढ़ने के लिए भेजते हैं, आपका काम क्या है? पढ़ाई करना। अब आप पढ़ाई नहीं कर रहे तो घर वाले क्या करेंगे आपके लिए? पकड़ के छोड़ देंगे। क्या करेंगे बताइए? तो न्यायालय में अगर कोई व्यक्ति जाए, साहब ये व्यक्ति काम नहीं कर रहा मेरा, तो क्या करेगा न्यायालय? आदेश देगा। क्या देगा? आदेश देगा कि तुम इसका काम करो, तुम्हारा जो काम हो, परमादेश। नेक्स्ट, सभी ऐतिहासिक स्मारकों पर ये निर्देश लगे होते हैं कि जनता को दीवारों पर कुछ नहीं लिखना चाहिए। दिया गया कथन किस मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? एसएससी CHSL 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पोस्टर चिपकाना मना है, ऐसा लिखा हुआ होगा। यहाँ थूकना मना है, इतना रुपए का जुर्माना लगेगा, लिखा हुआ है ना, देखा होगा। तो सरकारी बिल्डिंगों के ऊपर ऐसा कुछ लिखा हुआ है। आवाज नहीं है, एक तो क्लास में आवाज मत करिए। बताइए कहां, मतलब ये किस मूल कर्तव्य से संबंधित है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। अच्छी बात है। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहले तो देखिए क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, सही पूछना चाह रहा है, गलत पूछना चाह रहा है? बताइए। भाषण एवं अभिव्यक्ति की आबादी स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता। बताइए। ए क्यों? ए क्यों? क्या भाषण की स्वतंत्रता नहीं है? भाषण की स्वतंत्रता नहीं है क्या? अबाधित है ये, कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते। आर्टिकल 19(2) में क्या किया गया है? इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है कि देश की एकता, अखंडता और मतलब इसको क्या नहीं पहुंचना चाहिए? नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। फिर आप कुछ भी बोलो। नेक्स्ट बताइए। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्दों का सही क्रम है? सही है क्या? डी यही है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। सही है। तो बताइए समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? क्या ये संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल था? धर्मनिरपेक्ष का संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल था? कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1978-76। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। 3 शब्द जोड़े गए थे। तीसरा कौन सा था?
अखंडता। तीसरा कौन सा था? अखंडता था। समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक ही बार संशोधन हुआ है और वो कब किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के दिन। नेक्स्ट। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान सभा का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा वर्ष 1946 में किया गया था। आगे, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार पटेल भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र जनवरी 1947 में आयोजित किया गया और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो सीधी सी बात ये दिख रही है, यही सत्य है। बाकी आपको कुछ आए कि नहीं आए, लेकिन ये तो पता ही है ना, कम से कम संविधान तो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो आपको ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है। वैसे प्रांतीय विधानसभा का चुनाव आगे लिखिए, बाकी पूरी क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। फिर भारत का के संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समान संरक्षण की गारंटी देता है। किसको देता है गारंटी? भारत के क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिक, भारत में निवास करने वाले सभी व्यक्ति और सभी प्राकृतिक और कृत्रिम व्यक्ति। हाँ, आंसर देश का खड़ा हो गया इस क्वेश्चन का। बी क्यों? असल कोशिश की मैंने पहले भी कहा था, व्यक्ति और नागरिक में फर्क होता है। व्यक्ति और नागरिक में क्या होता है? फर्क होता है। नागरिक वही कहलाएगा जिसको नागरिकता क्या है? प्राप्त है। हमारे संविधान के 5 अनुच्छेद मूल अधिकारों में 14, 15, 19, 30, ये 5 अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो सीधी सी बात है, भारत में रहने वाले सभी नागरिक। आई बात समझ में? आंसर दिया बी, लेकिन उसका तर्क भी तो होना चाहिए कि मैंने सी वाले खड़ा कर दिया तो आपने सोचा ये आंसर नहीं हो तो सी पे बदल गए। ठीक है बेटो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तो कल ही पढ़ाया था, नहीं? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग के क्षेत्र में नहीं आता? इसका काम नहीं है चुनाव आयोग का। कौन सा काम नहीं है? आगे इधर से। सही बात है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता। प्रधानमंत्री क्या होती है? नियुक्ति होती है। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री जो चुनाव लड़ता है वो लोकसभा सदस्य के रूप में चुनाव लड़ता है, या फिर कभी राज्यसभा के सदस्य के रूप में क्या होता है? वो चुनाव लड़ता है। कि प्रधानमंत्री के रूप में कभी क्या नहीं लड़ता? वो चुनाव नहीं लड़ता। इसीलिए प्रधानमंत्री का चुनाव। बैठ जाइए। अरे राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह तो चुनाव आयोग ही देगा। किसी पार्टी को दर्जा भी कौन देगा? चुनाव आयोग ही देगा। अगर आप कोई पार्टी बनानी है तो आपकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? अगर आप चुनाव के पास नहीं जाओगे तो वो ईवीएम में आपकी फोटो कहां से आएगी कि साहब चुनाव ये पार्टी का लगवाना है नहीं लगवाना? वो सब काम कौन करता है? चुनाव आयोग ही करता है। ये परसों पढ़ाया था मैंने। CAG की रिपोर्ट की जांच किसके द्वारा की जाती है? लोक लेखा समिति। ठीक है, बता दिया। इसका अध्यक्ष कौन होता है? लोक लेखा समिति में का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता। बता दिया। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22। कितने होते हैं? 22। कैसे होते हैं 22? 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 1 साल। कार्यकाल कितना होता है? अध्यक्ष सदस्य कार्यकाल कितना होता है? 1 साल। और नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष।
और कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। संसद में 3 स्थायी समितियां होती है। कितनी? 3। संसद में स्थायी समितियां कितनी होती है? 3। एक प्राक्कलन समिति, दूसरी एक एक को बता दूं, एक प्राक्कलन समिति, इसका काम क्या है? बजट पर अनुमान लगाना। इसमें सदस्य कितने होते हैं? 30। कितने होते हैं? 30। और 30 कितने सभी कहां से होते हैं? लोकसभा से। सभी कहां से होते हैं? लोकसभा से। ये बजट के जो आमंत्रण होता है उस पर क्या करती है? अनुमान लगाती है। इसलिए इसका क्या कहते हैं? अनुमान समिति भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अनुमान। भाई बजट में कोई चीज में कितना पैसा खर्च होगा, कितना नहीं होगा। अरे जैसे अपने घर में भी कोई शादी ब्याह होता है तो अपन अनुमान नहीं लगाते, सब इतना रुपया तो ये हलवाई ले जाएगा, इतना टेंट वाला ले जाएगा, इतना ये हो जाएगा, इतना ये हो जाएगा, तो अपन अनुमान तो लगाते हैं ना, तभी तो बजट बनाते हैं। भाई इतना पैसा है, इस हिसाब से काम होगा पूरा का पूरा, तो ये अनुमान लगाती है। और तीसरी समिति होती है, उसका नाम है सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसकी स्थापना 1964 में कृष्ण मेनन की सिफारिश पर की गई थी। इसमें भी सदस्य 22 ही होते हैं और वही 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के इसके सदस्य। ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में जो पैसा दिया जाता है उसको क्या करती है? जांचें करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदोन्नति में आरक्षण, प्रमोशन में जो आरक्षण होता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? CHSL 2024। बताइए। 16(4) में। सीधी सी बात है, 4 नहीं 4A। 16(4) में तो आरक्षण का प्रावधान किया गया है और 16(4A के अंदर प्रमोशन में भी क्या है? आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? कितना? 6 महीना तक। 6 महीने क्यों? क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना क्या है? अनिवार्य है। तो जब नया राष्ट्रपति आ जाएगा तो फिर वो कार्यवाहक राष्ट्रपति को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे ये भी 2024 का, ये CHSL का। कौन सा कथन सही है? किसके बारे में पूछा गया है? नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दिख रहा है सबको? दिख रहा है? बताइए। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 37 में प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व उच्च न्यायालय में लागू करने योग्य है। दूसरा, 38 में प्रावधान है कि राज्य व्यक्ति, लोगों, समूह के बीच आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। तीसरा, अनुच्छेद 39 में प्रावधान है कि राज्य अपनी नीति को ये सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो। तो कौन सा कथन गलत है इसमें? कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? अगर मैं इसमें एक ऑप्शन और लिख दूं, उपरोक्त सभी, मान चलो मेरे से गलती हो गई ऑप्शन देने में, हो सकता है मेरे कुछ और लिखना चाह रहा हो और लिखना भूल गया हो, तो फिर आंसर क्या होगा? इसमें एक ऑप्शन और सेट कर दिया मैंने, उपरोक्त सभी 5वां, ये ऑप्शन है। अब बताइए क्या आंसर होगा? 2 और 3।
अब आपको एक क्यों नहीं हो सकता? अरे सीधी सी बात है, न्यायालय में लागू नहीं हो सकते। वाद योग्य, वाद योग्य नहीं है। ये समझ जाना चाहिए था आपको कि मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। मूल अधिकार क्या है? वाद योग्य। तो यहां आते न्यायालय आते क्या हो जाएगा? लागू करने योग्य है केवल, और केवल आते हैं तो क्वेश्चन का वैसे आंसर बदल जाता है। आगे, मूल कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश किस समिति की? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कहां से लिए गए थे मूल कर्तव्य? सोवियत संघ रूस से। कहां से लिए गए थे? सोवियत संघ रूस। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया संविधान में? 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। यहां तक ठीक है। और ये संविधान के भाग 4A या क, कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद 51A या 51 क, एक लिख दूं, ठीक। कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 10। यूं कहे तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बाद में जोड़े गए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा और संविधान का में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 क। अनुच्छेद 51 क कितने थे? 10 थे। और ये भी क्या नहीं है? वाद योग्य नहीं है। ये वाद योग्य नहीं है, स्वभाव से अनिवार्य है। स्वभाव से क्या है? ये अनिवार्य है। यूं कहें तो समझ लीजिए भाई, अपने हम सबको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? स्वभाव है अपना, अनिवार्य है ये। लेकिन कोई नहीं करे तो नहीं करे, क्या करे? तो बताइए वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। 11वां कब जोड़ा गया? वर्तमान में 11 हैं। तो 11वां कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002। क्या जोड़ा गया? 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था करेंगे, मतलब माँ बाप के लिए भी बाध्य किया गया उनको। आगे ये आ गया मूल कर्तव्य से जुड़ा गया क्वेश्चन। तो आपको गलत बताना है यहाँ पे, मौलिक कर्तव्य के विषय में गलत कथन का चयन करो। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो ऐसे तो किसी एग्जाम में आए हुए हैं या आने की उनकी संभावना है। तो ये स्वभावतः अनिवार्य है, ये बात सही है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, मौलिक कर्तव्य और मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। 51A की शुरुआत में एक ठोस राष्ट्र चरित्र, मजबूत सद्भाव के लिए मजबूत आधार तैयार किया। 78वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो आपको इनमें से गलत बताना है, केवल 4, यही गलत है, बाकी और सबके सब सही है। 86 में द्वारा जोड़ा गया था, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति या तरीके का वर्णन करता है? 54। देखिए 52 में क्या दे रखा है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में अरे चुनाव की पद्धति है, निर्वाचन मंडल है। देख लीजिए, एक क्वेश्चन का सवाल है।
और 55 में? तो इतना जल्दी कैसे भूल जाते हैं आप लोग? मैंने पहले भी कहा था, आप भले कम पढ़ लो जीके को, लेकिन कम से कम पढ़ो तो सही उसको। आप दिन में 8 घंटे पढ़ाई करते हैं तो 8 घंटे में 6 घंटे के लिए मैथ रीजनिंग पढ़ते हैं, और कमजोर क्या रहता है आपका? ले आओ 20 में से 20 नंबर मैथ में, हो जाओगे पास, नौकरी लग जाएगी। जो कमजोर सब्जेक्ट आपका, उसको तो आप कम पढ़ते हो और उसी को ताकत कर रहे हो जो ताकतवर है, क्या फायदा उससे? ज्यादा उसको पढ़ो जो आपको, जिसमें, क्योंकि ये एक दिन में याद होने वाली चीज नहीं है। मैथ में, रीजनिंग में कंसेप्ट समझ में आया तो आप 6 महीने बाद पढ़ोगे तो भूलोगे नहीं उसको, लेकिन अगर इसको 6 महीने बाद पढ़ोगे ना तो ये जितना पढ़ा उतना ही दिमाग से निकल जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पीछे रह गया, उसका कुछ एक्सप्लेन करना था मुझे। ये और समितियों के बारे में भी एक्सप्लेन करना था। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति, इसका संबंध किससे था? किससे बताइए? देखिए, 2 अक्टूबर 1952 को भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ किए गए। 2 अक्टूबर 1952 को भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुए। 52 में आरंभ हुए। 5 साल बाद ये देखना था कि जो हमने कार्यक्रम आरंभ किया है ये सफल हुआ है या असफल हुआ है। तो लगभग यूं कहे तो ये कार्यक्रम असफल रहा, सफल नहीं हुआ। तो असफल हुआ तो इसकी एक कमेटी बना, भाई असफल क्यों हुआ और आगे क्या करना चाहिए। तो कमेटी बनी बलवंत राय मेहता की समिति में। मेहता समिति 1957 के आसपास इस कमेटी को बनाया गया। कमेटी ने कहा कि साहब कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर विकास करने के लिए नीचे के स्तर पे कोई बॉडी होगी तो समझ लीजिए अभी यहां से प्रधानमंत्री पैसा भेज रहा है गांवों के लिए, तो प्रधानमंत्री भेज रहा है मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री दे रहा है एमएलए को। अब एमएलए गांव गांव जाके तो पैसा बांट नहीं सकता, नहीं बांट सकता ना। आज अगर समझ लीजिए एमएलए को पैसा देना गांव में, तो किसके माध्यम से पैसा आता है गांव में? वार्ड पंच, सरपंच है ना, तो उनका काम ही तो यही तो है, भाई गांव में को पानी टंकी लगाना है तो एमएलए थोड़ी लगाएगा उसको, कौन लगाएगा? सरपंच लगाएगा ना। तो इसने कहा कि साहब आप ऐसा करो, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू करो। और ये लागू की गई, कब लागू की गई? 2 अक्टूबर 1959 को। दो अक्टूबर 1959 को कहां से? नागौर के बगदरी गांव से। त्रिस्तरीय मतलब जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। इसके बाद फिर अनेक कमेटियां बनी। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में पंचायत राज व्यवस्था क्या हुई थी? आरंभ हुई थी। तीसरी समिति आगे समझ में? सरकारीय समिति और राजमन्नार समिति। देखिए, इन दोनों का संबंध ही यूं कहे तो केंद्र एवं केंद्र और राज्य के
मध्य संबंधों में सुधार हेतु किया गया था। 1969 में तमिलनाडु की सरकार ने इसका गठन किया और सरकार या समिति का गठन 1983 में भारत सरकार के द्वारा गठन किया गया। ये जो सरकारें थे ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश साहब थे और इन्होंने रिपोर्ट दी 27 अक्टूबर 1987 को। रिपोर्ट कब दी? 27 अक्टूबर 1987 को। इन्होंने भी ये बात कही तब केंद्र और राज्य के मध्य क्या होना चाहिए, संबंध अच्छे होने चाहिए, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होनी चाहिए, अंतर्राज्य परिषद का गठन होना चाहिए, इसके अलावा पैसों का मतलब ये बहुत सी इसने रिपोर्टें दी। तो इनका संबंध इनसे चीजों से तो 4 समितियां बता दी। अभी एक और आयोग आएगा ऐसा ही आगे। क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, अभी लेटेस्ट का ही पुराना ही मॉडल है। गलत कथन, भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में गलत कथन कौन सा है? संविधान प्रधानमंत्री को 3 प्रकार की आपात शक्तियां घोषणा करने का अधिकार देता है। समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षण का निर्माण, सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की कोई शक्ति नहीं है, संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है। तो आपको गलत बताना है, पहला और दूसरा, पहला और तीसरा सही है क्या? पहला और तीसरा सही है, क्यों? हाँ, ये जो दिया गया किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां, 352, 356 और 360। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। संविधान के कौन से भाग में भाई ये बताइए? भाग 18। कहां से लिया गया है आपातकाल का प्रावधान? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। जो आपातकाल के दौरान मूल अधिकार संबंधी जो प्रावधान थे वो कहां से लिए गए थे? जापान और जर्मनी से लिए गए थे। आगे, भारत का प्रधानमंत्री पद पर बना रहता है राष्ट्रपति के समर्थन से, सही है? गलत। लोकसभा में जब तक उसको विश्वास है तब तक वो बना रहेगा। अरे अगर राष्ट्रपति का पसंद का कोई व्यक्ति, जैसे भी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू को मोदी जी पसंद है प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन प्रधानमंत्री के पास सांसदों की संख्या कम हो जाए तो क्या द्रौपदी मुर्मू कहेगी साहब मुझे तो यही व्यक्ति पसंद है प्रधानमंत्री के रूप में, मैं तो इसी को बना के रखूंगी प्रधानमंत्री? तो क्या ऐसा संभव है? नहीं। जब तक उसे लोकसभा में क्या है विश्वास मत है तब तक क्या रहेगा, वो प्रधानमंत्री रहेगा। वैसे तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्यकाल होता है इनका, लेकिन वो कार्यकाल भी किस पे निर्भर करता है? लोकसभा के विश्वास पे तो निर्भर करता है। अब मुझे बताइए, एक होता है विश्वास प्रस्ताव, एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। बताइए, विश्वास प्रस्ताव कहां पेश किया जाता है? लोकसभा या राज्यसभा? लोकसभा या राज्यसभा में? बताओ भाई, कहां पेश होता है? लोकसभा या राज्यसभा में? केवल लोकसभा में। और कौन पेश करता है ये? सरकार। जिसको सरकार बनानी है वो क्या करेगा? पेश करेगा। अगर पास हो गया तो सरकार बन गई और फेल हो गया तो सरकार नहीं बनी।
भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री जो विश्वास मत हासिल नहीं कर सके थे लोकसभा में, वो कौन थे? वीपी सिंह। कौन थे? वीपी सिंह लोकसभा में विश्वास मत हासिल नहीं कर सके थे, बाद में उनको प्रधानमंत्री पद से क्या देना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा। एक होता है अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास कहां लाया जाता है? लोकसभा में ही लाया जाता है। कौन लेके आता है? विपक्ष। कौन लेके आता है? विपक्ष। अगर पास हुआ तो सरकार चली जाएगी, फेल हुआ तो सरकार बनी रहेगी। यहां उल्टा सिस्टम है। अगर विश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो सरकार रहेगी और फेल हुआ तो सरकार चली जाएगी। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो सरकार चली जाएगी और फेल हुआ तो सरकार नहीं जाएगी। एक लोकसभा मतलब अगर एक बार मान के चलो अविश्वास प्रस्ताव आ गया, जैसे भी पिछले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के खिलाफ लाया गया, तो अगर आज लेके आए अविश्वास प्रस्ताव, अगर आज उस पर वोटिंग हो गई, सारा काम हो गया और पास नहीं हुआ, फिर आप कल नहीं लेके आ सकते, फिर 6 महीने बाद दोबारा ला सकते हैं आप। एक बार अगर अविश्वास प्रस्ताव पास या फेल जो भी हो गया, इसके बाद दोबारा कब आएगा? वो 6 महीने के बाद दोबारा लाया जा सकता है। पहला अविश्वास प्रस्ताव कौन किसके द्वारा पेश किया गया था? जेबी कृपलानी के द्वारा। किसके विरुद्ध? पंडित नेहरू सरकार के विरुद्ध। सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध पेश किए गए थे? इंदिरा गांधी के विरुद्ध। आइए आगे। यदि कोई मंत्री अविश्वास प्रस्ताव हार जाता है तो क्या फर्क पड़ता है भाई? यदि समझ लीजिए ये मोदी जी की मंत्री परिषद है, इसमें किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं है, किसी मंत्री के खिलाफ है, अगर वो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो फिर क्या होगा? मंत्री को क्या देना पड़ेगा? नहीं, पूरी मंत्री परिषद को क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री हो या एक मंत्री हो, किसी के भी विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो पूरी सरकार को क्या देना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। और फिर जो पेश करेगा विश्वास प्रस्ताव उसकी सरकार बन जाएगी। आगे मान लीजिए एक खदान, आवाज नहीं, मान लीजिए एक खदान में मजदूर अपने 9 वर्षीय पुत्र को स्कूल जाने के बजाय अपने साथ काम करने के लिए कहता है। इस प्रकरण में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा? 24 में क्या है? बाल श्रम पर प्रतिबंध। अच्छा 29 में क्या दे रखा है? संस्कृति का अधिकार। 18 में उपाधियों का अंत। 20 में अपराध दोषसिद्धि में संरक्षण। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत शामिल है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार। दिख तो रहा है सबको? थोड़ा अलग डिजाइन में आ गया क्वेश्चन। राज्यों का समाज सुधारक विधिक अधिकार का निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों का लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका? सही आंसर है ना? सही पूछ रहा है ये, सही बताइए। 1 2 3 2 3 4 आगे। पहले तो ये बताओ अरे आवाज नहीं, पहले ये बताओ धार्मिक स्वतंत्रता संविधान में कहां पे है? आर्टिकल 25 से 28 यहां तक है। 25 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि सिखों के द्वारा कृपाण रखना किस अनुच्छेद के तहत रखते हैं? वो आर्टिकल 25। ये वाला आंसर नहीं है इसका, डी 4 वाला। देखिए, अरे लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है, करने का अधिकार है। अगर मैं इसको इतना लिखता बस से, ये बस ये करने का अधिकार और लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। अरे साफ साफ लिखा हुआ है किसी भी धर्म को मानना और उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है।
तो अपने हिसाब से कोई धर्म मान रहा है तो ठीक है, जबरदस्ती धर्म नहीं मनवा सकते आप किसी से। आई बात समझ में? ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन रह गए, पता नहीं कहां रह गए। किसी भी धन विधेयक को लोकसभा में किसकी पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? लोकसभा अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति। देखिए, भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। केवल कहां पेश होता है? लोकसभा में। दूसरी बात, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष इसका निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय करेगा। धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में, और धन विधेयक को पेश करने की जो प्रक्रिया है आर्टिकल 109 में। कहां दे रखिए? आर्टिकल 109 के अंदर। तो धन विधेयक पे जो निर्णय करता है ये आर्टिकल 109 के तहत ये करता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए क्या नहीं कर सकता? भेज नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उससे अनुमति लेके तो क्या किया गया है? पेश किया गया है। आई बात? क्या कोई डाउट है? धन विधेयक की परिभाषा दे रखी है 110 में, और धन विधेयक की प्रक्रिया दे रखी है 109 में। कि प्रक्रिया क्या होगी इसकी, कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसकी परिभाषा कहां दे रखी है? 110 में। देखिए, 2020 के 19 के आसपास एक बार सरकार ने आधार विधेयक लेकर आई थी। आधार विधेयक लेकर सरकार आई थी। अब इस आधार विधेयक पे सरकार ने लिख दिया धन विधेयक, लोकसभा अध्यक्ष ने कि धन विधेयक है। अब धन विधेयक लिखने का मतलब क्या होता है? एक तो राज्यसभा में इसका महत्व कम हो जाता है। राज्यसभा क्या कर सकती है? केवल सुझाव दे सकती है। सुझाव मानना नहीं मानना किसके ऊपर निर्भर करता है? लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। तो विपक्षी पार्टी ने पूछा, भाई आधार धन विधेयक कैसे हो सकता है? अरे वह नहीं, आधार धन विधेयक कैसे हो सकता है? तो सरकार ने कहा कैसे नहीं हो सकता, आधार कार्ड से पैसे भी तो निकालते हैं, तो हो गया धन विधेयक। सरकार ने ऐसा करके धन विधेयक के ऊपर पास करा लिया इसको। उस समय सरकार के पास राज्यसभा में क्या नहीं थी? मेजोरिटी नहीं थी, बहुमत नहीं था। तो सरकार ने बहुमत नहीं था फिर भी विधेयक पास करवाया। किस तरीके से पास करवाया उसको? हिसाब ये क्या है? धन विधेयक है। धन विधेयक कहां पेश होगा? लोकसभा में। राज्यसभा क्या कर सकती है? केवल 14 दिन तक अपने पास रख सकती है अधिकतम, या फिर सुझाव दे सकती है। सुझाव मानना नहीं मानना किसके ऊपर निर्भर करता है? लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। राज्यसभा ने अगर 14 दिन के बाद नहीं भेजा तो धन विधेयक ऑटोमेटिक पारित मान लिया जाएगा। तो सरकार ने कहा देखिए ऐसा है, आधार कार्ड से पैसे निकलते हैं, इसलिए आधार कार्ड क्या है? धन विधेयक है। तो ऐसा करके सरकार ने विधेयक पास से करवाया। हो गए पूरे। किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट कोई नहीं? क्या कुछ समझ में आए तो डाउट रहेगा ना? सबको समझ में नहीं आएगा तो क्या डाउट रहेगा? बताइए। हैं? हमने जो कह दिया वो क्या कहते हैं ना, वो कि हमने कह दिया वही कानून बन गया आपके लिए, तो समझ लीजिए। आपका अंतिम टॉपिक रहेगा संविधान संशोधन। भारत के प्रमुख संविधान संशोधन, और इसके बाद केवल आपको पढ़ाया जाएगा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हाई कोर्ट, इनके केवल आर्टिकल लिखाए जाएंगे आपको। बस इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा उसमें केवल आर्टिकल ही पूछेगा आपसे, वो कि 100 राज्यपाल के संबंध में कोई आर्टिकल पूछ लिया बस। हाँ, आपका जो राजस्थान लेवल का जो एग्जाम है उसमें तो खूब डिटेल से पढ़ाया राज्यपाल को,
मुख्यमंत्री को, हाई कोर्ट को खूब गंभीर तरीके से उसको आपको पढ़ाया, तो उसको दोबारा से ढंग से पढ़ना आराम से, ठीक है। हाँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्या करें, शेयर करें।